गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस है इसको ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस या ऑटोमोटिव इंश्योरेंस भी इसको कहा जाता है। ये इंश्योरेंस क्या कहता है कि किसी भी व्हीकल का ओनर अगर उसके व्हीकल को डैमेज हो जाती है या कोई और लॉस हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करती है, क्लेम देती है। तो इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक तरीके का ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है और जिसका मेन मकसद क्या होता है, किस टाइप के रिस्क को कवर करना, जो कि मोटर व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स सेक्टर के अंदर जितने भी आपकी व्हीकल्स आती हैं, तो व्हीकल्स की पर्टिकुलरली डेफिनेशन भी दी गई है एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उन सारे व्हीकल्स को कोई डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाती है या उन व्हीकल्स की वजह से किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस या डैमेज हो जाती है, तो उसको कवर करने का एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअल में अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस कब शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी। उस टाइम एक एक्ट इनेबल था जिसका नाम था फैटल एक्सीडेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या था कि अगर किसी भी टाइप का एक्सीडेंट होता है और उसमें अगर वाइफ, हस्बैंड या पेरेंट्स या बच्चों को मतलब किसी भी तरीके का कोई डैमेज होता है, पर्सनल लाइफ को लेकर होता है या कोई डिसेबिलिटी वगैरह की सिचुएशन आती है, तो जिस व्यक्ति की वजह से इस तरीके का डैमेज हुआ है तो उस व्यक्ति के द्वारा उसको कंपनसेट किया जाता है। काफी साल तक ये जो एक्ट था वो इनेबल रहा, उसको फॉलो किया जाता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, अलग अलग टाइप की जो व्हीकल्स थे वो मार्केट के अंदर आए। अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ तो अलग अलग रिस्क भी अलग अलग आए, तो जिसकी वजह से कुछ एक चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, क्योंकि बदलते हुए इन्वायरमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज हो चुकी। तो उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए 1914 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट इनेबल किया गया, जो एक तरीके की डेफिनेशन बताता है कि जो मोटर व्हीकल्स है वो क्या है, रूल्स रेगुलेशन, उनके ऊपर कंट्रोल, तो हर तरीके के प्रोविजन रिगार्डिंग मोटर व्हीकल्स के बारे में इस एक्ट में डिफाइन किया गया। तो 1914 में ये एक्ट आया। उसके बाद 1939 के अंदर फिर इसमें अमेंडमेंट की गई, सुधार किए गए। लेकिन इस टाइम तक जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस एक्ट के अंदर नहीं आता था, लेकिन बाद में उसको इंक्लूड किया गया 1956 के अंदर। 1956 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को भी मोटर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अंदर शामिल किया। उसके बाद 1988 में आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें फिर अमेंडमेंट होते चले गए। 94 के अंदर अमेंडमेंट हुए, फिर 2000 के अंदर अमेंडमेंट हुए। तो 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था आज भी वही लागू है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ। 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो क्यों स्थापित किया गया, इसके पीछे रीजन क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो कुछ दिए गए हैं। बेसिकली ये एक्ट क्या डिफाइन करता था कि आपके जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कमर्शियल हो, तो उनको डिफाइन करना कि कौन उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनको टेक केयर करना, उनको कंट्रोल करना, ताकि उनको अब जितने भी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो एक प्रॉपर रेगुलेशन ना होने के कारण। तो अगर आप फास्ट ग्रोइंग व्हीकल्स की सिचुएशन में अगर उनको कंट्रोल ना करो, रेगुलेशन ना दो उनकी, तो उनको कुछ बाउंड्रीज के अंदर उनको लिमिट ना करो, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सीडेंट के केसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो 1988 के अंदर जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसका मेन पर्पस भी क्या था कि कुछ इस तरीके के रेगुलेशन इस्टेब्लिश करना ताकि उनको कंट्रोल करके रखा जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगे तो नई नई रिस्क और रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस भी अलग अलग होगी। अब मान लीजिए पुराने टाइम में जो गाड़ियां चलती थी आज के टाइम में वो नहीं चलती, और पुराने टाइम में जो गाड़ियां थी उनकी जो टेक्नोलॉजी उनमें जो यूज की जाती थी उसके अकॉर्डिंग जो रिस्क होने के चांसेस होते थे वो कुछ अलग टाइप के होते थे।
और नई टेक्नोलॉजी आने आने के साथ जैसे ही आपके जो व्हीकल्स चेंज हो गए हैं, तो उसके जो रिस्क जो फैक्टर है वो भी बदल गया। तो एनकरेज करना नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस के जो प्रोविजंस है उनको चेंज किया जा सके। तो ये भी मोटर व्हीकल एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा जो ग्रेटर फ्लो ऑफ पैसेंजर और फ्राइट था, मतलब अब क्या होता है कि कुछ एक एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स होते हैं वो कम है। जैसे आपका हिली एरिया है, तो वहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कम मिलेंगे। कुछ एरिया ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या ज्यादा है, जैसे मैक्सिमम जो प्लेन एरिया है या फिर जो आपकी मेट्रो सिटीज। तो ये जो इम्बैलेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स, उसको कंट्रोल करने का काम मोटर व्हीकल एक्ट का। ठीक है, तो इस वजह से भी मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया, ताकि ये जो इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ही ज्यादा एक्सीडेंट हो, उतनी ही अलग अलग टाइप के कवरेज होंगे। तो इस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स है उसको रेगुलेट करने के लिए भी सेक्ट को इनेबल किया गया। इसके अलावा जो प्रोसीजर है पॉलिसी का, कि अगर आपको कोई नया व्हीकल लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन मार्क्स करवाने हैं, तो उसके लिए जो सिंप्लीफिकेशन करना हर प्रोसीजर, वो मेन काम था आपके मोटर व्हीकल एक्ट का, जो कि 1988 में बना। इसके अलावा अगर कोई ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ता है या अपराध करता है, तो उनको किस तरीके से इफेक्टिव वे में उसको ट्रीट करना चाहिए, तो वो भी आपका मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर बेसिकली उसको कंसिडर किया जाता है, प्रोविजंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है या फिर मोटर व्हीकल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो वो रूल्स रेगुलेशन भी आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। इसके अलावा आपका व्हीकल सही है, फिटनेस की सिचुएशन में है, तो फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है उसके रिलेशन में जो प्रोविजंस है वो ये एक्ट इशू करता है। अगर आपको बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल है, वो खास तौर पर जो कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जाते हैं, तो उसके लिए कुछ परमिशन लेनी पड़ती है पहले, कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ट्रेडिंग या कॉमर्शियल पर्पज से व्हीकल को लेकर जाओ। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस है वो इनेबल करना, परमिट देना स्टेट बाउंड्रीज के अंदर, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर या विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये जो रूल्स है ये भी आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा आपका मान लीजिए कोई केस हो गया है, कोई हिट एंड रन का केस है, किसी व्हीकल के साथ टक्कर हो गई और वो मतलब वहां से चला गया है, या फिर आपका नो फॉल्ट लाइबिलिटी का है, यानी आपकी कोई गलती नहीं है और आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। ये दोनों सिचुएशन में कंपनसेशन किस तरीके से किया जाए, तो उसको भी डिफाइन आपका मोटर व्हीकल एक्ट करता है। इसके अलावा एक्चुअल लायबिलिटी अगर बनती है इन केस ऑफ डैमेज और लॉस, तो उस एक्चुअल लायबिलिटी के संबंध में जो कंपनसेशन है वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, कैसे उसका एस्टिमेशन लगाया जाएगा, तो वो सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी आती हैं। इसके अलावा आपका रोड सेफ्टी जो काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना, ताकि जितना हो सके व्हीकल्स रोड के ऊपर सेफ रहे। तो कहने का मतलब है बेटा, ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 था, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसको बनाया है। और इसका जो मेन अगर हम कनेक्शन बात करें इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, तो कनेक्टिविटी है इन दोनों की। अगर मोटर व्हीकल्स किसी चीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बता रहा है, प्रोविजन बता रहा है, सेफ्टी के रूल बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स कर रहा है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो ये जब सारी चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस के जो प्रोविजंस होंगे इसी एक्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। ये तो है नहीं कि मोटर व्हीकल्स व्हीकल्स की डेफिनेशन में किसी और चीज को ले रहा है, रिस्क किसी और तरीके से ले रहा है, या फिर जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी व्हीकल के, तो उन पार्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन करता है, और उन्हीं स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से हम अनुमान लगा पाते हैं कि कितना लॉस हुआ। तो हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाता है जिनका संबंध व्हीकल्स के साथ होता है।
तो ये जो चीजें होती हैं आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कनेक्टेड होती है, और जैसे जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो प्रोविजंस है, जो क्लेम्स है, वो भी क्या हो जाते हैं, उनमें भी चेंजेस होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। जो मोटर व्हीकल्स आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें दो टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है आपका खुद के व्हीकल का रिस्क, डैमेज ऑफ या लॉस ऑफ ओन रिस्क, ओन व्हीकल, खुद के व्हीकल का रिस्क या खुद के व्हीकल का डैमेज किसी भी रीजन से हो सकता है। कोई एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है, यानी कि कोई विस्फोट हो गया, आग लग गई, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर दंगे हो गए, या फिर टेररिज्म अटैक हो गया है, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, या रॉक स्लाइड हो गया है। तो इनकी वजह से आपके व्हीकल को जो नुकसान हुआ है वो डैमेज टू ओन व्हीकल कैटेगरी के अंदर आता है। खुद के व्हीकल का नुकसान, यानी कि आप रोड पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपके ही व्हीकल को नुकसान हुआ है, तो वो खुद की व्हीकल्स की डैमेज कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा रिस्क है बेटा थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टी रिस्क क्या होता है कि जब कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट होता है व्हीकल्स का, तो एक पार्टी कौन है, जिसने इंश्योरेंस करवाया, दूसरी पार्टी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरी पार्टी क्या है, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ। तो थर्ड पार्टी रिस्क का मतलब क्या है कि ऐसे मतलब किसी और के साथ, मान लीजिए आपकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, या जिस बंदे के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी गाड़ी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका इंश्योरेंस नहीं, और वो डिसेबल हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, गंभीर रूप से वो जख्मी हो जाता है, तो वो क्या है, थर्ड पार्टी रिस्क है। किसी को कोई चोट नहीं लगी, आपकी गाड़ी थी, आप सेफ हो, आपकी गाड़ी भी सही है, दूसरा व्यक्ति भी सेफ है जिसका इंश्योरेंस था, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो खुद भी हो सकता है, उसकी गाड़ी में बैठा हुआ कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी कैटेगरी के अंदर आता है। तो थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हुआ है, डिसेबिलिटी हुई है, या उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके कंपनसेशन बेसिकली थर्ड पार्टी रिस्क के अंदर आता है। इसके अंदर मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर इसको बताया गया है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अगर आप ड्राइव करते हो तो वो पनिशेबल एक्ट है। मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस आपने इंक्लूड नहीं करवाया हुआ है और आप ड्राइव करो, यानी किसी को भी कोई भी लॉस होगा तो आप उसके लिए लायबल नहीं हो। तो ये एक ऑफेंस, अपराध माना जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, ड्रिंक करके चला रहे हो गाड़ी, तो ऐसी सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो उसके लिए आप क्या है, कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो आप उस प्रोविजंस के खिलाफ चले जाओगे। अगर आपका आपका नुकसान आपकी वजह से हुआ तो आपको किसी भी तरीके का क्लेम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद उस चीज को क्या कर रहे हो, प्रोविजंस को तोड़ रहे हो, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उनका आप उल्लंघन कर रहे हो। तो इस तरीके से दो रिस्क होते हैं आपके एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस के अंदर। फर्स्ट था आपका जो डैमेज टू ओन व्हीकल्स, दूसरा था थर्ड पार्टी रिस्क। आगे है कुछ एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक के अंदर मोटर व्हीकल्स की। हर एक सेक्शन एक अलग मोटर व्हीकल्स को डिफाइन कर रहा है, यानी कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के अकॉर्डिंग किन किन को व्हीकल्स माना गया, तो उसको पूरी डिटेल्स में तो आप उन सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन प्रिपेयर नहीं कर सकते, और पेपर में भी ये सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनको रीड करना जरूरी है। तो बेसिकली हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं। आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कोई बस है, ओमनी बस है, हैवी गुड्स पैसेंजर आपकी व्हीकल्स हैं, या फिर आपके हैवी गुड्स व्हीकल्स हैं, इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल्स आते हैं, मैक्सी कैब आती है, मीडियम गुड्स व्हीकल्स इसके अंदर आते हैं, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल्स आते हैं, मोटर कैब आती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल्स आती है, ओमनी बस आती हैं, प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स इसके अंदर आते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स इसके अंदर आते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो सारे व्हीकल्स ये जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए, प्राइवेट हो या फिर कॉमर्शियल पर्पज हो, तो सारे ही किसके अंदर आते हैं, व्हीकल्स की डेफिनेशन के अंदर। आगे आता है बेसिकली कितने टाइप के मोटर व्हीकल्स होते हैं। ये जो डेफिनेशंस दी हुई है, अगर हम इनको कंक्लूड करें तो कितने टाइप के व्हीकल्स में हम इनको बांट सकते हैं। पहला है प्राइवेट कार।
प्राइवेट कार क्या होती है जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज आप नहीं कर रहे, यानी कि आपको सामान लेकर जाना और उसको बेचना और फिर और सामान लेकर आना, इस टाइप की ट्रेडिंग का आप काम नहीं करते, सेलिंग का परचेजिंग का काम आप उस व्हीकल के द्वारा नहीं करते, बल्कि आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए आप उसको यूज करते हैं। आप उसको किराए भाड़े पर उसको नहीं लगाया हुआ है, या फिर आप उसको रेसिंग में यूज नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की जो गाड़ियां होती है वो प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर आती है। खुद की ओन प्राइवेटली कार हो, रजिस्टर्ड हो खुद ओनर के नाम के ऊपर, प्राइवेट नाम से वो रजिस्टर्ड हो, और ट्रांसपोर्टेशन में या कॉमर्शियल पर्पज से उसका कोई यूज नहीं किया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइवेट कार्स कहलाते हैं। सेकंड है कॉमर्शियल कैरियर्स। कॉमर्शियल कैरियर्स क्या होते हैं बेटा, कि जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, यानी आप किराए पे उसको लगाया हुआ है या सामान को ढोने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो वो कॉमर्शियल कैरियर्स के अंदर आते हैं। तो गुड्स कैरिंग व्हीकल्स, ट्रेलर्स हैं, या फिर पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए आप उनको यूज कर रहे हो, और ये जो रजिस्टर्ड होते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स, इनको परमिट मिली हुई होती है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए व्हीकल्स को यूज किया जाएगा। इसके अलावा इनका जो मेन पर्पस होता है वो हायर के ऊपर होता है, मतलब कि आप उसको किराए के ऊपर उसको चलाते हो और पैसा कमा रहे हो, तो प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं होता, तो कॉमर्शियल कैरियर। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी टू व्हीलर्स। टू व्हीलर सभी को पता होता है, बेसिकली ये सोशल, डोमेस्टिक या अपने खुद के इंजॉयमेंट के लिए हम इन व्हीकल्स को यूज करते हैं और कमर्शियल पर्पज के लिए इनको यूज नहीं किया जाता, तो इसको टू व्हीलर्स कहा जाता है। इसके अलावा अदर व्हीकल्स हैं, मतलब कि आपके प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़कर, कॉमर्शियल व्हीकल्स को छोड़कर, टू व्हीलर्स को छोड़कर बाकी जो व्हीकल्स बच गए, जैसे आपके ट्रैक्टर हैं या फिर फायर ब्रिगेड का आपका इंजन है, ठीक है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है आपकी, तो ये ट्रॉलीज वगैरह है, तो ये किसके अंदर आ जाती है, अदर व्हीकल्स के अंदर। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हमने किए, ये सारे के सारे एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। अगर इन व्हीकल्स को, ओनर ऑफ द जो व्हीकल है उसको कोई डैमेज होता है, उसके व्हीकल को कोई डैमेज होता है, जिसका क्या इंश्योरेंस करवाया गया, या फिर किसी थर्ड पार्टी को उस व्हीकल से एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लगती है, डैमेज होता है या डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो सारे कवरेज क्या है इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा एक्सीडेंट एंड मोटर मोटर इंश्योरेंस का टॉपिक था आज का, तो इसको एक बार डिटेल में आप इसको